देखिए आज से हम लोग पहला जो चैप्टर बाकी था उसको कंप्लीट करेंगे और ये आपका लास्ट चैप्टर, इसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ रही हैं। ठीक है, जिस तरह प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, उसी तरह ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर बोर्ड परीक्षा में मतलब मान के चलिए नंबर के उद्देश्य से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये ऐसे ऐसे जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे विस्तृत उत्तरी प्रश्न में क्वेश्चन पूछा जाएगा और ज़्यादातर उम्मीद है कि इसके साथ प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, अर्थात ये पूरे पेपर में दिखाई देगा। तो इसका बेस बनाने के लिए सबसे पहले आप चैप्टर का नाम तो लिखिए भाई। हाँ, हेडिंग लगाएंगे क्रमित युग्म, क्रमित युग्म, इंग्लिश में ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। लिख गया भाई, ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर है क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा। मतलब 2 वस्तुओं का ऐसा जोड़ा जो किसी निश्चित क्रम में लिखा गया हो, क्रमित युग्म कहलाता है। शांत भाई, देखें, मतलब क्रमित युग्म का मतलब है कि जोड़े में चीजें लिखेंगे आप लोग। मतलब क्रमित धन युग्म, इसका मतलब कि 2 वस्तुओं का ऐसा जोड़ा जो किसी निश्चित क्रम में लिखा गया हो, क्रमित युग्म कहलाता है। बात समझागे, लिखेंगे 2 वस्तुओं का ऐसा जोड़ा, अभी समझा देते हैं। 2 वस्तुओं का ऐसा जोड़ा जो किसी निश्चित क्रम में लिखा गया हो, 2 वस्तुओं का ऐसा जोड़ा, 2 वस्तुओं का ऐसा जोड़ा जो किसी निश्चित क्रम में लिखा गया हो, दो वस्तुओं का ऐसा जोड़ा जो किसी निश्चित क्रम में लिखा गया हो, क्रमित युग्म कहलाता है। 2 वस्तुओं का ऐसा जोड़ा जो किसी निश्चित क्रम में लिखा गया हो, 2 वस्तुओं का ऐसा जोड़ा जो किसी निश्चित क्रम में लिखा गया हो, क्रमित युग्म कहलाता है। 2 वस्तुओं का ऐसा जोड़ा जो किसी निश्चित क्रम में लिखा गया हो, क्रमित युग्म कहलाता है। बात समझ में? हाँ, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे किनारे से, बोलो। यदि 2 वस्तुओं में से पहली वस्तु स्मॉल है, क्या लिखें? यदि 2 वस्तुओं में से पहली वस्तु स्मॉल है तथा दूसरी वस्तु स्मॉल भी हो, तथा दूसरी वस्तु स्मॉल भी हो, तथा दूसरी वस्तु स्मॉल भी हो, तो क्रमित युग्म A, B होगा। तो क्रमित युग्म A, B होगा। और यदि पहली वस्तु स्मॉल भी हो, उल्टा लिख दीजिए, तो क्रमित युग्म A, B होगा। नहीं लिखा क्या? अरे क्या कर रहे हैं? यदि पहली वस्तु स्मॉल है तथा दूसरी वस्तु स्मॉल भी हो, तो क्रमित युग्म A, B होगा। लिख गया। और यदि पहली वस्तु स्मॉल भी हो, और यदि पहली वस्तु स्मॉल भी हो तथा दूसरी वस्तु स्मॉल ए हो, पहली वस्तु स्मॉल भी हो तथा दूसरी वस्तु स्मॉल ए हो, तथा दूसरी वस्तु स्मॉल ए हो, तो क्रमित युग्म B, A होगा। अतः AB डज नॉट इक्वल BA, अर्थात क्रमित युग्मों कभी पेयर मतलब एलिमेंट इधर उधर नहीं कर सकते। अतः AB डज नॉट इक्वल BA, ये कभी पेयर उल्टा नहीं कर सकते आप लोग, कि सुविधा पड़ जाए तो आप उल्टा कर लें। ये बराबर कभी नहीं होते कि AB डज नॉट इक्वल BA नहीं लिखा जा सकता। अब देखो है क्या, बहुत छोटी सी बात है, वैसे मैं आपको कक्षा 11 में भी ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। यार इतना तो स्टूडेंट 11 में पढ़ के आता भाई, ये सब चीज़ें बेस रिलेशन फंक्शन का, क्योंकि कक्षा 11 में भी तो रिलेशन फंक्शन है, दूसरा ही चैप्टर है। बोलूं, क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? एक कोई पेयर भरा गया हो लेकिन एक ऑर्डर से भरा गया हो। ऑर्डर का मतलब क्रम से भरा गया हो।
इसका मतलब दो वस्तुओं का ऐसा जोड़ा जो किसी एक निश्चित क्रम में लिखा गया हो। तो इस प्रकार के दुनिया में जितने भी जोड़े होते हैं उनको क्रमित युग्म पढ़ा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा जाता है। जैसे मैंने लिखा यदि पहली वस्तु स्मॉल है दूसरी वस्तु स्मॉल बी हो तो पेयर क्या बन गया, ए बी। और यदि पहली वस्तु स्मॉल बी है दूसरी वस्तु स्मॉल ए है तो पेयर बी ए बन गया। इससे स्पष्ट है कि ए बी डज नॉट इक्वल बी ए। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाए, जो स्टेटमेंट होगा उसी अनुसार पेयर बनाएंगे। जैसे हम लोग रिलेशन के अंदर पेयर बनाते हैं, जैसे हम लिखेंगे पिता और पुत्र का संबंध, तो स्टेटमेंट में पहले पिता है बाद में पुत्र है, तो पिता और पुत्र का संबंध लिखेंगे तो ये मान के चलिए ये फादर है भाई, ये पिता है, ये सन है, इसका पुत्र है। नहीं समझ में? तो ऐसा ऊपर स्टेटमेंट जो लिखा है ना कि लिखा है कि पिता और पुत्र का क्रमित युग्म, पिता और पुत्र का क्रमित युग्म, इसका मतलब पिता फर्स्ट एलिमेंट है उस पेयर का, सेकंड एलिमेंट उसका पुत्र है। अब यहाँ जो भी नाम लिखे होंगे तो हम इसको पिता समझेंगे, इसको पुत्र समझेंगे। और इस कंडीशन में जितने भी पेयर लिखे होंगे वो फर्स्ट एलिमेंट पिता होगा सेकंड एलिमेंट का। अरे आप समझ नहीं पाए, आगे समझो। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि भारत देश में राज्य और उनके राजधानियों का क्रम दो, राज्य और राजधानी, तो पहले क्या लिखेंगे, राज्य फिर उसकी राजधानी। अब किसी को नहीं पता जनरल नॉलेज तो आपके स्टेटमेंट पढ़ेगा और ऑर्डर्ड पेयर पढ़ेगा, उसकी गणित की फीलिंग है भाई, ऑर्डर्ड पेयर की फीलिंग है, तो पढ़ेगा तो सोचेगा कि पहले में जो पहला पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भारत देश का राज्य है, सेकंड एलिमेंट उस राज्य की राजधानी, क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट लिखा है। नहीं आप समझ पाए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे एग्जाम्पल दीजिए, लिखेंगे जैसा लिखेंगे भारत देश में राज्य और उनके राजधानियों का क्रम दो। भारत देश में राज्य, भारत देश में राज्य, भारत देश में राज्य तथा उनके राजधानियों का क्रमित युग्म। भारत देश में राज्य तथा उनके राजधानियों का क्रमित युग्म। भारत देश में राज्य तथा उनके राजधानियों का क्रमित युग्म। चलो अपने उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं भाई। हाँ बनाओ पहला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, क्या लिखेंगे बताइए? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ, लिख डालिए। दूसरे में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और थोड़ा सा लिख दीजिए बिहार की राजधानी पटना। बस डाट डाट आई कर दीजिए। क्या जनरल नॉलेज तो पढ़ नहीं रहे भाई? एक आपको मैंने सिस्टम बताया कि ऐसे पेयर लिखे जाते हैं। ब्रैकेट बनाइएगा छोटे छोटे, लिख लिए कि नहीं भाई? लिख लो आराम से। अच्छा, बिना कोई समय खराब किए आपको ऑर्डर्ड पेयर भरना आ गया कि नहीं? ऑर्डर्ड पेयर कैसे भरेंगे? दो वस्तुओं का ऐसा जोड़ा जो किसी निश्चित क्रम में लिखा हो। अक्रम कैसे देगा? आपको क्वेश्चन में क्रम दे रखा होगा। अरे भाई मेरे साथ आप जुड़े हैं, क्वेश्चन में क्रम दे रखा होगा। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया अभी क्रम देने के लिए कि भारत देश में राज्य और राजधानी, तो पहले शब्द क्या मिला? राज्य, अर्थात पेयर का फर्स्ट एलिमेंट राज्य होगा, स्टेट होगा, फिर उसकी राजधानी होगी। क्या समझ में आ गया? यदि आप उल्टा लिख गए, कहीं कुछ उल्टा सीधा लिख गए तो फर्स्ट एलिमेंट का अगला आदमी राज्य ही समझेगा। नहीं समझे आप? ठीक है, शायद हम लखनऊ कामा उत्तर प्रदेश लिख गए होते और कोई हमारे देश में समझ लीजिए कि विदेशी आदमी आता और आपकी ये नोट्स पढ़ता तो 100% लखनऊ को राज्य समझ लेता, क्योंकि आप ऊपर लिखे हुए हैं राज्य और उनके राजधानियों का पेयर बना रहे हैं आप लोग। जबकि आप उल्टा लिखे हैं तो आपकी गलती। यहाँ पे लखनऊ लिख दिए हैं, बाद में उत्तर प्रदेश लिखे हैं, तो अगला आदमी तो लखनऊ राज्य समझ जाएगा, उत्तर प्रदेश उसकी राजधानी समझ जाएगा, क्योंकि जो ऊपर ऑर्डर लिखा ना, ऑर्डर का महत्व है। क्या मेरी बात आप समझ गए? ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब चलिए रिमार्क्स लिखते हैं, कुछ रिमार्क्स लिख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये सब चीज़ें मैं शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा। रीजन क्योंकि कक्षा 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप क्लास 11th में नहीं पढ़े हैं तो भी कमी नहीं खलेगी कुछ। आप ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा। लिखेंगे, बोले भाई ए कामा बी के रूप में लिखा गया प्रत्येक जोड़ा क्रमित युग्म कहलाता है। ए कामा बी के रूप में, ए कामा बी के रूप में लिखा गया प्रत्येक जोड़ा, ए कामा बी के रूप में, ए कामा बी के रूप में लिखा गया प्रत्येक जोड़ा
क्रमित युग्म कहलाता है। अर्थात जब भी इस तरह की फोटो आ जाए गणित में, बात समझना, इसको हम क्रमित युग्म मानते हैं भाई। जैसे अभी भी ताजा समाचार है, दो पासे को उछालने पर ऐसे पैर नहीं अंदर भरते थे, तो ऑर्डर ही तो होता था, फर्स्ट एलिमेंट पहले पासे का रिजल्ट होता था और सेकंड एलिमेंट दूसरे पासे का रिजल्ट है, क्योंकि दो पासे उछालेंगे भाई। बात समझा के, एक सिक्का और एक पासा उछालेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट सिक्का का रिजल्ट होगा, सेकंड एलिमेंट पासा का रिजल्ट होगा। तो ऑर्डर का महत्व है भाई। इसका मतलब जब जब इस तरह की गणित की दुनिया में हम इसकी फोटो देखेंगे तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर पढ़ेंगे भाई। दूसरे नंबर में मैं क्या लिखूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। दूसरे नंबर में मैं एक बात बोलने रहा हूं कि क्रमित युग्म ए कामा बी में पहली राशि इस्माले को पहला घटक भी बोलते हैं। ये फर्स्ट कंपोनेंट है, समझ में आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे, पहला घटक। दूसरी राशि इस्माल बी को दूसरा घटक भी कहते हैं, कभी कभी घटक लिख देता है। लिखेंगे क्रमित युग्म ए कामा बी में, क्रमित युग्म युग्म ए कामा बी में पहली राशि इस्माले को, क्रमित युग्म ए कामा बी में इस्माल ए कामा इस्माल बी में पहली राशि इस्माले को पहला घटक, पहली राशि इस्माल ए को पहला घटक तथा दूसरी राशि इस्माल बी को दूसरी राशि इस्माल बी को दूसरा घटक कहते हैं, तथा दूसरी राशि इस्माल बी को दूसरा घटक कहते हैं। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तीसरे नंबर की बात सुने। दो क्रमित युग्म आपस में कभी भी बराबर दिए हैं, तो तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट एलिमेंट पहला घटक के बराबर हो जाए। और लिखना नहीं, अभी समझाता हूं। दो क्रमित युग्म आपस में तभी बराबर होंगे जब दोनों क्रमित युग्म पहले तथा दूसरे घटक भी आपस में, लिख डालिए, दो क्रमित युग्म आपस में तभी बराबर होते हैं, दो क्रमित युग्म आपस में तभी बराबर होते हैं, दो क्रमित युग्म आपस में तभी बराबर होते हैं जब उन दोनों क्रमित युग्मों के दो क्रमित युग्म आपस में तभी बराबर होते हैं जब उन दोनों क्रमित युग्मों के पहले घटक तथा दूसरे घटक भी आपस में बराबर हों। पहले घटक जब उन दोनों क्रमित युग्मों के पहले घटक तथा दूसरे घटक भी आपस में बराबर हों। पहले घटक तथा दूसरे घटक भी आपस में बराबर हों। आपस में बराबर हो। चलिए लिख डालिए कंडीशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेडिंग बदलनी पड़ेगी, ये समझ में नहीं आया। लिखेंगे दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। हेडिंग लगाना है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल समुच्चय, या गुणनफल लिख दीजिए बस, समुच्चय तो होगा ये। इंग्लिश पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब ये क्या है, जरा दिमाग लगाइए। देखो, जैसे मैं कोई एक सेट मान लिया हूं, ये सेट है एक्स वाई, और सेट बी मान लिया हूं ए बी सी। अब ध्यान से सुनिएगा भाई, सेट है, पता होगा आपको, इस तरह के भाई रिलेशन में जरूरत तो पड़ेगी। सेट ए है, दो एलिमेंट है सेट में, और सेट बी में तीन एलिमेंट है। नाउ ए क्रॉस बी जब करूंगा, इसको ए क्रॉस बी से दर्शाना है भाई, बीच में क्रॉस पड़ा जाता है
और इसको हिंदी में पढ़ते हैं कार्तीय गुणनफल। इस चिन्ह को पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और इंग्लिश में क्रॉस प्रोडक्ट, हिंदी में कार्तीय गुणनफल। तो कौन पढ़ेगा कार्तीय गुणनफल? इतना किसको फुर्सत है भाई? नहीं आया समझ? पहली बात तो परीक्षा में पढ़ना ही नहीं, लिखना है केवल। नहीं समझे आप मेरी बात? हाँ, कितने एलिमेंट? 2। इसमें 2 गुणे 3, 6 पेयर बनेंगे अंदर, इतना तो पता है भाई। और पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, जितने भी इसके 6 पेयर बनेंगे, उस पेयर का पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट ऑर्डर का महत्व है। यदि बी क्रॉस ए लिखा होगा तो फर्स्ट एलिमेंट बी के होंगे। अभी समझाता हूं। तो इसका एक एलिमेंट उठाओ, सबके साथ जोड़े बना दो। जिस तरह पासे का नहीं भरते थे सैंपल इस पे, ठीक उसी तरह क्या होगा, एक्स ए एक्स बी, लिखना नहीं, अभी डिफिनेशन निकालना हूं। फिर वाई ए वाई बी। बताइए कुछ हवा लगी कि नहीं हवा लगी? लगी भाई। तो यदि 2 समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी आरिक्त समुच्चय, आरिक्त का मतलब नॉन एम्प्टी होना चाहिए। पहली बात तो खाली नहीं होना चाहिए। 2 में से कोई एक नॉन एम्प्टी सेट हो गया, 5 हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए दोनों खाली हो गए। क्योंकि कैसे पेयर बनाओगे? एक में भरा एक में नहीं भरा। जब दोनों में एलिमेंट भरोगे तभी तो जाके अंदर पेयर बनाएंगे। आप नहीं समझ पाए। यदि 2 समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी आरिक्त समुच्चय हो, आरिक्त का मतलब खाली ना हो। यदि 2 समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी आरिक्त समुच्चय हो, तो उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय, उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जिनके पहले अवयव, जिनके क्रमित युग्म के पहले अवयव ए के हो, कैपिटल ए के हो, दूसरे अवयव बी के हो, दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल समुच्चय कहलाता है, जिसे ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं। लिखेंगे यदि 2 समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी, यदि 2 समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी, यदि 2 समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी आरिक्त समुच्चय हो, यदि 2 समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी आरिक्त समुच्चय हो, यदि 2 समुच्चय कैपिटल ए कैपिटल बी आरिक्त समुच्चय हो, तो उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय, तो उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय, तो उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जिनके पहले अवयव कैपिटल ए के हों, जिनके पहले अवयव कैपिटल ए के हों, जिनके पहले अवयव कैपिटल ए के हों तथा दूसरे अवयव कैपिटल बी के हों, तथा दूसरे अवयव कैपिटल बी के हों, तथा दूसरे अवयव कैपिटल बी के हों, दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल समुच्चय कहलाता है। दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल समुच्चय कहलाता है। दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल समुच्चय कहलाता है, जिसे ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं, जिसे ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं। थोड़ा सा हाईलाइट पेन से लिखिएगा, ए क्रॉस बी, जिसे ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं, जिसे ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं। हाँ, अब जरा इसको ना लिखेगा अभी, रुक जाइए थोड़ा सा। देखो इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि ए क्रॉस बी एक सेट होता है। भाई देखो कुछ बच्चे ऐसे पढ़ रहे होंगे ना जिनको बेसिक ही कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं होता पढ़ाई का, तब भी वो मैथ लेके पढ़ रहे हैं, मार्कशीट ले लेंगे। ऐसा क्या होगा थोड़ी देर के लिए भाई? वो तो मन की शांति है थोड़ी देर के लिए कि चलिए मार्कशीट मिल गई, कक्षा 12 पास हो गए, 13 पास हो गए, देखा जाएगा आगे जो भी। तो ऐसा पढ़ाई वढ़ाई से मेरी समझ में कोई मतलब नहीं है भाई। हमने भी ऐसी पढ़ाई की है कुछ दिनों के लिए, फिर बहुत जल्दी बंद किया कि क्या मतलब ऐसे पढ़ने से, इससे बढ़िया बंद करके दूसरा काम किया जाए। आप कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ए और बी समुच्चय होते हैं, पता है कि नहीं? सही बताना। तो ए क्रॉस बी भी एक समुच्चय होता है, लेकिन कैपिटल ए कैपिटल बी में जो एलिमेंट की फोटो होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन ए क्रॉस बी के अंदर जो फोटो होती है वो पेयर में होती है। और उस पेयर का पहला आदमी ए का होता है, दूसरा आदमी बी का होता है। समझने वाले के लिए जो 1-2 लाइन बोला तो पूरी कहानी बोल गया।
बात समझ में आ गया? इसका मतलब यदि ए क्रॉस बी के अंदर एक्स वाई जेड आप ऐसे लिख रहे हैं तो मान के चलिए आप 100% नशे में है भाई। फिर तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। इसका मतलब ये गलत लिख गया। इसमें क्या लिखना चाहिए? पेयर लिखना चाहिए। इसमें जोड़े लिखने चाहिए भाई, ठीक है? इसमें जोड़े लिखा हो, जोड़े अर्थात एक्स वाई। इसका मतलब ए क्रॉस बी में यदि एक्स वाई आया है तो 100% एक्स एक आदमी होगा और वाई बी को बिलोंग करता होगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया। नहीं आया? इसका मतलब सिमिलर ये बात सुने, यदि एक्स वाई बिलोंग कर गया अर्थात ये पेयर फर्स्ट एक एलिमेंट है एक्स वाई बिलोंग कर गया ए क्रॉस बी को, तो इट इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग ए और वाई बिलोंग। तो ये इसकी स्टैंडर्ड डिफिनेशन हो गई, जो 2-3 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, मात्र यही ये संकेत में आप समझा दिए। इसको आप लिख के डिब्बे में बंद कर लीजिए। नहीं आया समझ में? मैं देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको चैप्टर इतना स्मूथ लगेगा, इतना समझ में आएगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बशर्ते आप रोज क्लास ज्वाइन करें और घर में मेहनत करें। ये 2 चीजें तो आपको भाई करनी ही पड़ेगी। किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे यदि आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा भाई। ये सब लोग एग्जाम्पल ये वाला कॉपी कर लीजिए, एग्जाम्पल कॉपी करें फिर आगे बढ़ते। देखो अच्छा, इसी प्रकार इसको बी क्रॉस से निकाल लें। बी क्रॉस से कुछ ऐसा होगा, ए बी सी पहले क्रॉस एक्स वाई, ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई, सी एक्स सी वाई। अब देखो, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस में नंबर ऑफ पेयर तो बराबर है भाई, बहुत ध्यान से सुना जाता है इस चैप्टर को, ठीक? ए क्रॉस बी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ पेयर तो बराबर है, लेकिन पेयर का प्रत्येक एलिमेंट फ्लिप कर गया, आपस में उल्टा हो गया। नहीं समझे? इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल बी क्रॉस है। यदि 2 सेट बराबर होंगे ना, जरा दिमाग लगाइए, तो दो सेट बराबर हैं ऑर्डर्ड पेयर के, तो उनके एलिमेंट भी तो बराबर होने चाहिए। यदि x बराबर ये कहां से आ गया? इसका मतलब ये दो कभी भी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं होते हैं, डज नॉट इक्वल बी क्रॉस। लिखेंगे आता ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल बी क्रॉस है। ये बात भी आप लिखा पढ़ी कर डालिए। बोलो, देखें। हाँ, आप रीमार्क्स लिखें। अच्छा, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है बताओ मुझे? ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जिनके पहले अवयव ए के हों तथा दूसरे अवयव बी के हों। लिख डालिए इसका, ए क्रॉस बी बराबर उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय। लिखेंगे उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय, उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जिसके पहले अवयव ए के हों, उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जिसके पहले अवयव ए के हों तथा दूसरे अवयव बी के हों। ए क्रॉस बी और लिखेंगे उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जिसके पहले अवयव ए के हों तथा दूसरे अवयव बी के हों। अब बी क्रॉस ए बराबर सोचो क्या है? बी क्रॉस ए बराबर क्या लिखेंगे? उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जिनके पहले अवयव बी के हों। लिखेंगे बी क्रॉस ए बराबर उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जिनके पहले अवयव बी के हों तथा दूसरे अवयव ए के हों। जिनके पहले अवयव बी के हों तथा दूसरे अवयव ए के हों।
हेडिंग लगाएंगे ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या। अगली हेडिंग है ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या। लिख दिया ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या। जरा सुनिएगा, मैं एग्जाम्पल अभी अभी तो आपको समझाया था। ठीक, यदि सेट ए में दो अवयव हैं, ध्यान सुनना, यदि सेट ए में अर्थात एन ए बराबर 2 है और एन बी बराबर थोड़ी देर के लिए 3 है, 4 है थोड़ी देर के लिए, तो एन जो ए क्रॉस बी होगा बराबर एन बी क्रॉस ए होगा, उसमें 8 पेयर 8 जोड़े चले जाएंगे, 2 गुणे 4, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेट बराबर नहीं होंगे, नहीं समझे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर चले जाएंगे। इसके मतलब यदि समुच्चय कैपिटल ए में पी अवयव हैं, क्या कितने अवयव हैं? पी, अरे मानक रूप से कुछ लिख लेते हैं, गिनती तो लिखेंगे नहीं, तथा समुच्चय बी में क्यू अवयव हैं, तब ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस में अवयवों की संख्या पी क्यू हो जाएगी। गुणा हो जाते हैं क्यों भाई? लिखेंगे यदि, आगे होगा समझ, नहीं है समझ, यदि समुच्चय ए में, यदि समुच्चय ए में, यदि समुच्चय ए में यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या स्मॉल पी हो, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या स्मॉल पी हो, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या स्मॉल पी हो तथा समुच्चय बी में, तथा समुच्चय बी में, तथा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या, तथा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या स्मॉल क्यू हो, तथा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या स्मॉल क्यू हो, तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी, कैपिटल ए क्रॉस कैपिटल बी तथा बी क्रॉस ए, कैपिटल बी क्रॉस कैपिटल ए में अवयवों की संख्या पी क्यू होगी, में अवयवों की संख्या पी क्यू होगी, में अवयवों की संख्या पी क्यू होगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ? अब रीमार्क्स लिखें भाई कुछ। रीमार्क्स नंबर 1, यदि a बराबर 5 या b बराबर 5, बात समझिएगा, यदि a बराबर 5 या b बराबर 5, ये साइमल्टेनियस हो, दोनों एक साथ 5 हो, या दो में से एक कोई खाली हो, तब a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों खाली हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं समझ? मतलब दो सेटों में से कोई एक सेट एम्प्टी है तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा। नहीं आए समझ? हाँ, दूसरे नंबर की बात सुनो, यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी परिमित समुच्चय हैं, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जैसे मैंने एक सेट लिखा, ये सेट लिखा 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे कर दिया, और कैपिटल बी बराबर लिख दिया 4 6 8 10 डॉट डॉट, तो दोनों ये परिमित नहीं, फाइनाइट सेट नहीं है, इनफाइनाइट सेट है, तो इनका क्रॉस भी इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ नहीं पाए? यदि सेट ए सेट बी परिमित नहीं है, मतलब अपरिमित समुच्चय है, तो क्रॉस भी अपरिमित हो जाएगा। नंबर ऑफ पेयर नहीं गिने जा सकते, नंबर ऑफ पेयर तभी गिने जा सकते जब इनको गिना जा सके। इसका मतलब यदि समुच्चय ए समुच्चय बी परिमित समुच्चय हैं, तब ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए भी परिमित समुच्चय होगा। लिखेंगे
यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी, यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी परिमित समुच्चय हैं, यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी परिमित समुच्चय हैं, यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी परिमित समुच्चय हैं, परिमित समुच्चय हैं, तब ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए भी, तब ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए भी परिमित समुच्चय होंगे, भी परिमित समुच्चय होंगे, परिमित समुच्चय होंगे। चलो यार, अगले हेडिंग बनाएंगे। अगले हेडिंग है ए क्रॉस बी का तीर द्वारा निरूपण, ए क्रॉस बी का तीर द्वारा निरूपण। ये क्या मतलब है, जरा दिमाग लगाइए। ठीक, जैसे मैं लिखता हूं यदि ए बराबर एक्स वाई जेड, बी बराबर ए बी, तब ए क्रॉस बी कोई बताएगा क्या हो गई? एक्स ए एक्स बी, आगे एलिमेंट बोलो। और ए क्रॉस बी नहीं भर पा रहे हो क्या? आगे एलिमेंट क्या होगा? वाई ए वाई बी, आगे जेड ए जेड बी। समझ गए? तीर द्वारा निरूपण का मतलब इस तरह के दो गोले बनाएंगे आप लोग। बहुत ध्यान से नहीं, आप धीरे धीरे बेस बना रहा हूं मैं रिलेशन का। बस एक दो दिन में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप क्लास नहीं छोड़ेंगे। ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, समझ में आ गया? कैपिटल ए के एलिमेंट उसके अंदर लिखेंगे, जैसे कि आप वेन डायग्राम में पढ़े हैं, सेट को वृत्ताकार आकृति में, और उनके एलिमेंट को बिंदुओं द्वारा दर्शाते हैं, अर्थात ये एक्स है, फिर ये वाई है, फिर ये जेड है। इसके दो एलिमेंट क्या है? ए और बी। फिर कैसे तीर कैसे लगाना है, देखो एक्स का ए के साथ पेयर बना है, एक्स का ए के साथ पेयर बना है, फिर एक्स का बी के साथ बना, नहीं है समझ? फिर वाई का ए के साथ बना है, वाई का बी के साथ, फिर जेड का ए के साथ, जेड का बी के साथ। उम्मीद है कि समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया। आने वाले दिनों में डोमेन बनेगा, फिर कोडोमेन बनेगा, पहले डोमेन रेंज बनेंगे, फिर डोमेन कोडोमेन बनेगा। अभी सब कुछ समझाते हैं, परेशान मत। चलिए लिख लीजिए अब इसको, क्या डिफिनेशन थोड़ा बनाते रहेंगे। चले लिखे फिर। हाँ, हेडिंग लिखी हुई है, हेडिंग लिखी हुई है, तीन समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल समुच्चय। सबसे पहले इसको एग्जाम्पल से समझें कि एग्जाम्पल क्या है इसका। देखो यदि कैपिटल ए बराबर है, मैं थोड़ा थोड़ा एलिमेंट लूंगा, जैसे यहां पे ले लिया एक्स ए, ठीक, एक्स वाई ले लेता हूं। कैपिटल बी के एलिमेंट ले लूंगा ए बी, और कैपिटल सी का एलिमेंट ले लिया पी क्यू, ऐसा कुछ ले लिया पी क्यू। अब दिमाग लगाइए, तो तीन समुच्चयों को जो कार्तीय गुणनफल होगा उसमें आर्डर ट्रिपल आएंगे, जिसे हिंदी में क्रमिक त्रिक पढ़ते हैं। अब क्या तमाशा जरा देखिए, नाउ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी इसका ज्ञात करूंगा। सबको पता है ए क्रॉस, लिखना नहीं है अभी। ए क्रॉस बी ज्ञात करने के लिए क्या होगा? एक्स वाई क्रॉस ए बी। समझ रहे हैं कि नहीं भाई? तो ए क्रॉस बी बराबर कितना बैठेगा? एक्स ए एक्स बी, फिर वाई ए वाई बी। अब इसके साथ इसी प्रकार ए क्रॉस बी क्रॉस सी करूंगा। तो इसके साथ जब क्रॉस करूंगा, ध्यान से सुनना है, एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी, और सी क्या है? पी का क्यू। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बहुत ध्यान सुनना है, चार पेयर हैं, 1 2 3 4, चारों पेयर के आगे, सबके आगे पी लगा दीजिए, तो क्रमिक त्रिक दिखने लगेगा, जिसे हिंदी में आर्डर ट्रिपल बोलते हैं। बताइए क्या होगी? एक्स ए पी, एक्स बी पी, वाई ए पी,
वाई बी पी, आगे एक्स ए क्यू, एक्स बी क्यू, वाई ए क्यू और वाई बी क्यू। एक देखो, इससे दो बातें आप एक साथ सीख लीजिए। नंबर एक बात क्या है कि इसमें दो एलिमेंट, इसमें दो, इसमें दो, तो दो गुणे दो गुणे दो, अच्छा होते हैं। जोड़ कैसे रहेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 8, इसका मतलब 8 आर्डर ट्रिपल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझा क्या? इसका मतलब यदि तीन समुच्चय कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी हो तो उन सभी क्रमित त्रिकों का समुच्चय, इनको युग नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्रमित त्रिक पढ़ते हैं, क्रमित त्रिक, इंग्लिश पढ़ते हैं आर्डर ट्रिपल। तो उन सभी क्रमित त्रिकों का समुच्चय जिसके पहले अवयव ए के हों, दूसरे अवयव, तीसरे अवयव, तीन समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल समुच्चय कहलाता है, जिसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी से लिखेंगे। तो तीन समुच्चय, पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर इसको बाद में कॉपी करेंगे। यदि तीन समुच्चय कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी हो, यदि तीन समुच्चय कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आरिक्त समुच्चय हो, यदि तीन समुच्चय कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आरिक्त समुच्चय हो, यदि तीन समुच्चय कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आरिक्त समुच्चय हो, तो उन सभी क्रमित त्रिकों का समुच्चय, 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 तो उन सभी क्रमित त्रिकों का समुच्चय जिसके पहले अवयव कैपिटल ए के हों, जिसके पहले अवयव ए के हों, दूसरे अवयव तथा दूसरे अवयव बी के हों, तथा दूसरे अवयव बी के हों, तथा तीसरे अवयव सी के हों, तथा तीसरे अवयव सी के हों, तथा तीसरे अवयव सी के हों, तीनों समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल समुच्चय कहलाता है। तीनों समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल समुच्चय कहलाता है। तीनों समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल समुच्चय कहलाता है। तीनों समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल समुच्चय कहलाता है, जिसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी से व्यक्त करते हैं, जिसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी से व्यक्त करते हैं, जिसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी से व्यक्त करते हैं। अब देखो इसकी स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या बनेगी, आप बनाइए, बोलो। देखो इसका मतलब कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक समुच्चय है, उस समुच्चय की फोटो कुछ ऐसे होगी, समझ गए? सच दैट एक्स बिलोंग ए और नहीं है, समझ? वाई बिलोंग और जेड बिलोंग सी, समझ गए? या ऐसे डिफिनेशन हो सकती है कि एक्स वाई जेड कोई आर्डर ट्रिपल है, वो ए बी ए क्रॉस बी क्रॉस सी को बिलोंग करता है, तो इट इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग ए होगा और वाई बिलोंग बी, और समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये डिफिनेशन लिख लीजिए, इसके बाद जल्दी से एग्जाम्पल छाप लीजिए, कॉपी करें।
बस आज की लास्ट हेडिंग बता दे रहे हैं, कल से फिर रिलेशन के विषय में समझाएंगे। अच्छा, इतना तो समझ गए कि यदि सेट ए में 2 अवयव हैं, सेट बी में 2 अवयव हैं, सेट सी में 2 अवयव हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 8 ऑर्डर ट्रिपल जाएंगे भाई, क्रमित्रिक जाएंगे। तो ये एग्जाम पे नहीं लिखे क्या? एग्जाम पे नहीं लिख पाए? करो बेटा, क्या कर रहे हो? देखिए हेडिंग क्या है, क्रॉस बी क्रॉस सी में अवयवों की संख्या। जरा ध्यान सुनिएगा, यदि समुच्चय में अवयवों की संख्या p है, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या, समुच्चय सी में अवयवों की संख्या r है, तब a क्रॉस b क्रॉस सी में अवयवों की संख्या p q r होगी। लिख डालिए बस, हो गया एक लाइन का काम। लिखेंगे यदि समुच्चय a में अवयवों की संख्या स्मॉल p है, यदि समुच्चय a में अवयवों की संख्या, यदि समुच्चय a में अवयवों की संख्या, यदि समुच्चय A में अवयवों की संख्या स्मॉल p है, यदि समुच्चय A में अवयवों की संख्या स्मॉल p है तथा B में अवयवों की संख्या Q है, तथा B में अवयवों की संख्या Q है, तथा समुच्चय C में अवयवों की संख्या स्मॉल r है, तथा समुच्चय C में अवयवों की संख्या स्मॉल r है, अवयवों की संख्या स्मॉल r है, तो समुच्चय A क्रॉस B क्रॉस C में, तो समुच्चय A क्रॉस B क्रॉस C में अवयवों की संख्या PQR होगी, अवयवों की संख्या PQR होगी। कल इसकी आगे थ्योरी कराएंगे, ठीक है भाई।